बोलने में बड़े चतुर और बड़े चालाक हैं। तो देखिए चंद्रमा का आपके भोजन से क्या संबंध बन गया, तो पढ़ें। और यदि रोजगार में समस्या आ गई है तो माँ अन्नपूर्णा का अन्नपूर्णा स्तोत्र पढ़ें। समय में व्यक्ति को बहुत अपमानित होना पड़ता है, बहुत कष्ट देखना पड़ता है, और जब ऐसी स्थिति हो जाए और जब उस समय व्यक्ति माँ भवानी का, माँ जगदम्बा का स्तोत्र पढ़ना शुरू करता है तो उसके मन में जो पीड़ा है उस पीड़ा का शमन हो जाता है, वह पीड़ा शांत हो जाती है। दशाओं के क्रम में एक विशेष बात आती है आरोही और अवरोही की। रक्त में जो तरलता है वह तरलता चंद्रमा के अंतर्गत है। विशेष रूप से आकर्षक आंखें, कई आंखें होती हैं जो आकर्षण करती, और इस पर कवि लोग बहुत अच्छे अच्छे गीत बना देते हैं। कोई कहता है नैनों की मत सुनियो रे। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग चंद्रमा की महादशा की बात करेंगे, जो कि बृहत पराशर होरा शास्त्र जातक पारिजात जातका भरणम के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको समझने के पश्चात मैं आपके समक्ष यह सब बातें प्रस्तुत करूंगा, और मूल में मैं इन्हीं ग्रंथों को रखूंगा। तो इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो चंद्रमा के प्रति धारणा बनती है उस धारणा को समझते हुए हम चंद्रमा की महादशा के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए चंद्रमा का जो स्वरूप है उसका ध्यान करिए। चंद्रमा ज्योतिष में मन का कारक है, साथ ही साथ चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, यह सौम्य है। और मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष में जैसे जैसे विजडम आगे बढ़ता है तो आप दैवीय शक्तियों को भी समझना शुरू करते हैं, और जब मैं उस क्रम में देखता हूं तो मुझे सूर्य भगवान शिव के स्वरूप में समझ में आते हैं और चंद्रमा माता पार्वती के स्वरूप में समझ में आती है। अर्थात चंद्रमा माता पार्वती का दर्शन करवा देता है इस ज्योतिष विषय में, और यह अनुभव जैसे जैसे आप ज्योतिष में आगे बढ़ेंगे आपको ज्ञात होता जाएगा। जब आप बृहत पराशर होरा शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें चंद्रमा के गुणधर्म की बात जब आती है तो उसमें बताया गया है कि चंद्रमा मन का कारक है और यह व्यक्ति को गोरा रंग का बना देता है। अर्थात इसका लग्न से संबंध हो तो यह व्यक्ति को गोरे रंग का बना देता है, गोरा रंग देने का प्रयास करता है, और यह जल देवता को भी दर्शाता है। अर्थात जलीय शक्ति को, प्रकृति के अंदर स्थित जल की शक्ति को भी दर्शाता है। चंद्रमा के लिए जब 4 वर्ण की बात आती है तो उसमें वैश्य वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, और जो इसकी प्रकृति है वह है वात कफ प्रकृति। वात प्रकृति और कफ प्रकृति, जिसमें से आप विशेष रूप से कफ प्रकृति आसानी से समझ लेंगे, परंतु जब बृहत पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पर वात और कफ दोनों की बात चंद्रमा से आई है। चंद्रमा सामान्यतः व्यक्ति को गोल मटोल बना देता है। वह चंद्रमा मुख को भी गोल कर देता है और व्यक्ति को गोल मटोल बना देता है, मतलब थोड़ा व्यक्ति जल तत्व से भरा हुआ रहे, ऐसा भी होता है। चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ही सुंदर आंखें प्रदान करता है। इससे आप समझ सकते हैं कि यदि किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं तो आप समझ सकते हैं कि भाई इन व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में हो सकता है। विशेष रूप से आकर्षक आंखें, कई आंखें होती हैं जो आकर्षण करती, और इस पर कवि लोग बहुत अच्छे अच्छे गीत बना देते हैं। कोई कहता है नैनों की मत सुनियो रे। तो वैसे ही आंखें जो हैं उनकी सुंदरता, उनके अंदर जो कर्षण करने की शक्ति है वह चंद्रमा प्रदान करता है। आपने देखा होगा कई लोगों की जो वाणी होती है वह बड़ी मधुर होती, वह शब्द क्या बोल रहे हैं इसकी बात नहीं हो रही है, जो उनकी आवाज है उसमें एक सुर होता है, उसमें एक विशेष प्रकार का अद्भुत संयोग होता है जिसको किया कहा जाए कि यह व्यक्ति अपनी आवाज से भी लोगों को आकर्षित कर लेता है। तो यह आकर्षण करने वाली आवाज भी जो है, वाणी जो है, जिसे हम मधुर वाणी के रूप में BPHS अर्थात बृहत पराशर होरा शास्त्र में पढ़ रहे हैं, वह यह संकेत करता है कि बहुत ही सुरीली आवाज के धनी हैं वह लोग जिनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा है और स्वभाव से चंचल हैं। तो यह लोग वाक चपल भी हैं, बोलने में बड़े चतुर और बड़े चालाक हैं।
कोई आवश्यक नहीं है कि इनको बहुत ग्रंथों का ज्ञान होगा। इनको ग्रंथों का ज्ञान भले ना हो, मगर बोलने में बड़े चतुर हैं, बड़े से बड़े विद्वान को छका दें बात करने में। यह है चंद्रमा के जातकों की कहानी। बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं, इच्छाएं बहुत होती हैं, बड़े कामी होते हैं, बड़े कामना, ढेर सारी इच्छाएं पालना, यह इनका विशेष लक्षण है। और जब चंद्रमा की बात आती है, चंद्रमा के गुणधर्म की बात आती है, तो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है, तो हमारे शरीर में एक रक्त भी दौड़ रहा है और इस रक्त पर चंद्रमा का प्रभाव बढ़ जाता है। आप कहेंगे रक्त तो लाल रंग का है, इस पर तो मंगल का प्रभाव हुआ, तो सही बात है। रक्त के अंदर वह वस्तु जिसके कारण रक्त लाल रंग का दिखता है वह मंगल के प्रभाव में है, परंतु रक्त के अंदर वह गुणधर्म जिसके कारण यह जलीय है, यह तरल है और यह आता जाता रहता है या गमन करता रहता है, वह चंद्रमा है। तो एक ही तत्व में दो बातें हैं और अनेक बातें भी हैं। हम लोगों को गुण धर्म में एक एक बात को समझना चाहिए। इसी को कहते हैं नीर क्षीर का भेद करना, अर्थात दूध का दूध कर देना और पानी का पानी कर देना। तो रक्त में जो तरलता है वह तरलता चंद्रमा के अंतर्गत है, यह भी विशेष बात है। और जब चंद्रमा के विशेष स्थान कहे जाते हैं तो उसमें जलाशय, जल के क्षेत्र विशेष रूप से कहे जाते हैं। तो इसका प्रेडिक्शन में कैसे प्रयोग करेंगे, तो इसमें बात ऐसे आती है जैसे किसी ने प्रश्न कुंडली में पूछा और पूछा कि भाई बताओ मेरा फलाना फलाना व्यक्ति किस क्षेत्र में होगा, कैसी जगह पर होगा, और उसने बताया कि उसके ढेर सारे ऐसी जगह पे पसंद वो करता था। तो आपने पूछा भाई इसमें ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे जल बहुत है, तो उसने बताया कि इस जगह पर उसको तालाब है, सरोवर है, झील है जो उसको बहुत पसंद है, तो इसका मतलब वह वहां गया हुआ है। इस प्रकार से जो चंद्रमा है वह जलाशय के क्षेत्रों में, जलाशय के स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। जब समय के रूप में विचार करते हैं तो चंद्रमा के माध्यम से हम मुहूर्त का ज्ञान करते हैं, अर्थात जब आप किसी चीज का समय ज्ञात करने चले तो उसमें चंद्रमा के माध्यम से आप मुहूर्त तक ज्ञान कर सकते हैं। इसकी बड़ी गहरी एनालिसिस है, जब कभी समय मिलेगा तो इस विषय पर भी आएंगे, बहुत ही गहरी विद्या है। चंद्रमा उत्तर दिशा में बलवान हो जाता है, उत्तर दिशा ही जल तत्व का दिशा है। और वनस्पतियों में वह सभी वनस्पतियां जिनमें सफेद रंग का दूध निकलता है, जैसे कि मदार, जो भी वनस्पति आप तोड़ते हैं और यदि उसके अंदर से डाल तोड़ते हैं, अगर यदि उसके अंदर से सफेद रंग का द्रव्य निकल रहा है तो वह चंद्रमा के प्रभाव में है, आप ऐसा समझ सकते हैं। चंद्रमा के लिए विशेषतः सब लोग सफेद रंग के वस्त्रों की बात करते हैं। श्वेत रंग के साथ साथ आप वह चीजें जो कि बहुत ही ब्राइटनेस वाली हैं उनको भी आप समझ सकते हैं। उससे फिर कलर विशेष नहीं देना, आपको ब्राइटनेस पे ध्यान देना है कि भाई जो चीज ब्राइट है, जो चीज उभर करके सामने आ रही है, वह चंद्रमा की शक्ति से है। ऋतुओं में वर्षा ऋतु चंद्रमा की ऋतु है। धातु, मूल और जीव, धातु, मूल और जीव वर्ग में चंद्रमा धातु वर्ग में रखा गया है, अर्थात मैटर, मेटेरियलिस्टिक। यह जो ग्रह है वह मेटेरियलिस्टिक है और चंद्रमा के नैसर्गिक मित्र जो हैं वह सूर्य और बुध हैं। तो मैंने आपको चंद्रमा के विशेष गुणधर्म बताए। चंद्रमा के इन गुणधर्मों को ही आप चंद्रमा की महादशा में खोजते हैं। तो जब चंद्रमा की महादशा को एनालाइज करते हैं तो उसमें चंद्रमा की महादशा को विशेष कैटेगरी में बांटते हैं। पहले चंद्रमा की स्थितियों के अनुरूप चंद्रमा किस स्थिति में है उस प्रकार की उसकी दशा होगी। जैसे कि यदि कुंडली में चंद्रमा उच्चका अर्थात वृष राशि में है या स्वग्रही है अर्थात कर्क राशि में है, तो यह जान लीजिए कि व्यक्ति को जीवन में यह जो चंद्रमा की दशा आ गई यदि, तो यह चंद्रमा की दशा बहुत शुभ फल प्रदान करेगी। परंतु यदि चंद्रमा मित्र क्षेत्र में है, अपने मित्रों के क्षेत्र में है, अर्थात सूर्य और बुध की राशि में है, तो यह सामान्यतया अपने लोगों से, अपने स्वजनों से, अपने घर के लोगों से, अपने मित्रों से अच्छे संबंध के संकेत प्रदान करती है। और चंद्रमा यदि शत्रु राशि में हो
तो यह जान लीजिए कि व्यक्ति को भोजन भी अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको अच्छा भोजन खाने को नहीं मिलता है, उसके व्यवसाय में प्रतिदिन कोई ना कोई बाधा आती। तो जरा विचार करिए कि ये भोजन का संबंध चंद्रमा से कैसे हो गया। तो हमने आपको पहले ही बताया था, हम चंद्रमा को माता पार्वती के स्वरूप में देखते हैं और माता पार्वती ही मां अन्नपूर्णा है और मां अन्नपूर्णा ही अन्न का आशीर्वाद देती हैं। तो एक विशेष लक्षण आपको बताता हूं, यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे भोजन नहीं खा पा रहा है, उसको क्लेश का भोजन मिल रहा है, उसकी बहुत दुर्दशा हो गई है, उसे अच्छे भोजन नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी कुंडली में चंद्रमा किसी न किसी प्रकार से बुरे प्रभाव में आ गया है। एक उदाहरण देता हूं, बहुत पहले हमने किसी वीडियो में ही देखा था कि जिसमें एक बच्चे को दिखाते हैं और वह बच्चा लंच लेके नहीं गया था, बाकी सभी दोस्त लंच लेके गए थे। तो उसने अपना बैग देखा, उसके बैग में लंच बॉक्स नहीं था। तो क्या करता है, वो सभी बच्चों को खाते हुए देखता है तो अपना क्लास छोड़ करके चला जाता है। वो बाहर जाता है, पानी पीता है और पानी पी के चला आता है। पानी पी करके जब वो चला आता है तो फिर वो अपनी डेस्क पे फिर से बैठ जाता है। तो फिर इस वीडियो, एक छोटा सा वीडियो था, बहुत पहले हमने देखा था। तो अब ये जो स्थिति है इस प्रकार की, ये स्थिति है कि भाई चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। अर्थात जो छोटा बच्चा है, यदि उसकी माता की तबीयत खराब हो गई तो वह लंच में अपने लिए भोजन लेके नहीं जा पाएगा। इसका मतलब उसकी कुंडली में चंद्रमा खराब है या चंद्रमा किसी प्रकार से पाप प्रभावित है या दूषित है, तभी तो ऐसा संकेत मिला। तो देखिए चंद्रमा का आपके भोजन से क्या संबंध बन गया। इसी प्रकार से छोटी छोटी डिटेल को पकड़ना चाहिए जब आप एक ज्योतिष की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तब आपको और आगे बताऊंगा, कोई भी ग्रह यदि नीच का हो, उसकी महादशा आ जाए तो यह बहुत शुभ नहीं कहा जाता। इसी रूप में वृश्चिक राशि का चंद्रमा भी शुभ नहीं कहा जाता। परंतु यह याद रखिएगा कि वृश्चिक राशि में प्रारंभ के 3 अंश तक के ही विशेष समझें, क्योंकि दशाओं के क्रम में एक विशेष बात आती है आरोही और अवरोही की। तो जैसे ही कोई ग्रह उच्च का होता है तो उच्च की पूरी राशि उसके लिए बिल्कुल डिस्काउंटेड है कि उच्च की पूरी राशि में वह शुभ फल देगा। परंतु जैसे ही वो उच्च की राशि का त्याग करेगा तो धीमी गति से वह धीमे धीमे नीच की तरफ बढ़ रहा है, तो इसे अवरोही कहते हैं। और जब कोई ग्रह बिल्कुल नीच स्थान में चला गया तो फिर वहां से डे बाय डे वो इंक्रीज करेगा उच्च की ओर, तो इसे आरोही कहते हैं, यानी वो बढ़ रहा है। तो आप ऐसा समझिए कि अवरोही क्रमों में जब चंद्रमा की दशा प्रारंभ होती है या किसी भी जो भी अवरोही क्रम का दशा है, जब वह प्रारंभ होगी तो ग्रह के फल को, गुण धर्म को बहुत अच्छे से पहले देती है और बाद में उसकी एनर्जी डाउन होती जाती है। और आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में जैसे जैसे डे बाय डे दिन बीतेगा, महादशा बीतेगी, तो महादशा शुरू में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा रही है, मगर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वह ग्रह अपने उच्च की ओर बढ़ता जा रहा है। तो यह जान लीजिए कि वह शुभ फल प्रदान करता चला जाएगा, वह दशा शुभ होती चली जाएगी। परंतु इस आरोही अवरोही क्रम को शब्दशः पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत अनुभव की आवश्यकता है। इसलिए आप यदि बिगिनियर हैं तो तुरंत आरोही अवरोही में ना फंसें। यह थोड़ा विलंब के बाद इन सूत्र को आप अच्छे से समझ पाएंगे। चंद्रमा में एक विशेष गुण होता है, वह उसकी कलाओं का होता है और वह पूर्ण और क्षीण होता रहता है, अमावस्या तक चला जाता है, बिल्कुल दिखता ही नहीं है। तो इस प्रकार से चंद्रमा में इसके क्षीण होने पर इसकी शक्ति कम हो जाती है और ये थोड़ा मेलेफिक हो जाता है। और जैसे जैसे यह शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ता चला जाता है तो यह सौम्य होता चला जाता है। तो इस प्रकार से यदि कुंडली में क्षीण चंद्रमा हो और उसकी दशा चल रही हो तो यह व्यक्ति को पेट खराब होने के संकेत देता है। क्यों? यदि आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो आपका पेट खराब होने की संभावना बढ़ गई। यदि आप इमोशनली इनसिक्योर फील कर रहे हैं
भय है मन में, तो नाभि के क्षेत्र कमजोर पड़ जाते हैं और पेट खराब हो जाता है। साथ ही साथ सिर में, आंख में भी पीड़ा हो सकती है यदि चंद्रमा क्षीण है और उसकी महादशा अंतर्दशा आ गई है। तो विशेषतः चंद्रमा क्षीण हो, उसकी महादशा चल रही हो, तो यह भी थोड़ा कष्टप्रद ही होती है, मन का कष्ट होता है। मन में हो सकता है व्यक्ति आपसे मिले तो बहुत ही खुशी खुशी मिले, आप उसके चेहरे को देख के अंदाज न लगा पाए, बट अंदर ही अंदर वो तो बहुत गम खाए हुए हैं। परंतु चंद्रमा पूर्ण हो और चंद्रमा की दशा चल जाए तो फिर यह बहुत अच्छी स्थिति है और यह प्रसन्नचित्त व्यक्ति की पहचान है। यह व्यक्ति ऊपर से भी खुश है, अंदर से भी खुश है। आप जब मिलेंगे तो वह छोटी बातों का विचार भी नहीं करता है। ये एक विशेष बात है। जब चंद्रमा बलवान होता चला जाएगा तो व्यक्ति छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल को ध्यान नहीं देता है, इग्नोर करता है। इग्नोर करने की नौबत ही नहीं आती, वह छोटी डिटेल को ध्यान नहीं देता है, क्विक होता है, वह बुद्धिमान भी होता है। परंतु चंद्रमा के लिए एक विशेष बात है, किसी भी ग्रह के लिए 8वें भाव में होना और उसकी दशा आना अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा के लिए भी देखिए, चंद्रमा में एक विशेष बात समझिएगा, कई स्थानों पे आता है कि लग्नेश को, चंद्रमा को और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता है। यह एक अलग नियम है, यह एडवांस एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, हम लोग आगे भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पर मोटी मोटी बात यह जान लीजिए कि यदि 8वें भाव में चंद्रमा है और उसकी दशा चल रही है तो यह व्यक्ति को परेशान कर देती है, मानसिक रूप से व्यथित कर देती है। ऐसी नौबत ला सकती है कि व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ना पड़ जाता है। कोई 50 किलोमीटर दूर चला जाता है, कोई 500 किलोमीटर दूर चला जाएगा। यह डिपेंड करेगा चंद्रमा किस प्रकार की राशि में है या लग्न की क्या प्रकार है। ऐसे समय में व्यक्ति को बहुत अपमानित होना पड़ता है, बहुत कष्ट देखना पड़ता है, उसका साथ देने वाला उसको आसपास कोई नजर नहीं आता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाए और जब उस समय व्यक्ति माँ भवानी का, माँ जगदम्बा का स्तोत्र पढ़ना शुरू करता है तो उसके मन में जो पीड़ा है उस पीड़ा का शमन हो जाता है, वह पीड़ा शांत हो जाती है। यदि आपका 8वें भाव में चंद्रमा है और उसकी दशा चल रही है तो आप देवी स्तोत्र को पढ़ें, देवी की पूजा करें, माँ भगवती की पूजा करें, माँ पार्वती की पूजा करें, उनसे संबंधित स्तोत्र को पढ़ें। और यदि रोजगार में समस्या आ गई है तो माँ अन्नपूर्णा का अन्नपूर्णा स्तोत्र पढ़ें। अब आपको एक विशेष सूत्र बताता हूं कि जब भी किसी महादशा को आप एनालाइज करिए, मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन दे रखा है, उसको मैं यहाँ पर एक आएगा टिकर, इंफॉर्मेशन बॉक्स आएगा, ओपन होगा, तो उसको आप क्लिक करिएगा, उस महादशा को पढ़िएगा। बहुत अच्छा वीडियो था वो, और मेरा वीडियो है इसलिए अच्छा नहीं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि मैंने आपको एक कंसाइज फॉर्म में सभी महादशाओं का ज्ञान दे रखा है। परंतु फिर एक एक दशा की भी बात आई तो हम एक एक दशा का भी प्रयास कर रहे हैं आपको बताएं, जो हमारा दृष्टिकोण है और जो ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो विशेष रूप से मैं ग्रंथ की ही बात को कह रहा हूं पर अपने शब्दों में कह रहा हूं। तो देखिए, प्रत्येक दशा को आप 3 प्रकार से विभाजित करिए, तो उसी प्रकार से चंद्रमा को भी 3 भाग में विभाजित करिए। तो होते हैं 10 साल, तो 10 साल का मतलब होता है एक भाग हुआ 3 वर्ष 4 महीने का। 3 वर्ष 4 महीना, 3 वर्ष 4 महीना और 3 वर्ष 4 महीना, कुल कितने हो गए? 10 वर्ष हो गए। तो पहले जो चंद्रमा का फल मिलेगा शुरू के 10 वर्ष में से, जो पहले के 3 वर्ष 4 महीने हैं, इसमें फल मिलता है चंद्रमा जिस भाव में स्थित है। जैसे 8वें भाव में स्थित है तो हमने आपको 8वें भाव का फल बता दिया। चौथे भाव में स्थित होता तो चौथे भाव का फल मिलता, तो भाव के फल को पढ़ना है। फिर मध्य का जब खंड आएगा 3 साल 4 महीना, तो आपको राशि जनित फल को पढ़ना है। राशि जनित फल क्या था? हमने आपको आरोही अवरोही क्रम में बताया था। साथ ही साथ वह वृश्चिक राशि में है, वह वृष राशि में है, वह मित्र क्षेत्र में है, वह शत्रु क्षेत्र में है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बताया। यह बात होगी राशि जनित। और इस चंद्रमा पर शुभ ग्रह अशुभ ग्रह की भी दृष्टि लग रही होती है। तो यह आखिरी के 3 वर्ष 4 महीने में देखना है कि भाई किस किस ग्रह की दृष्टि लगी पड़ी है। जिन जिन ग्रहों की जैसी जैसी दृष्टि लगी पड़ी है उसके हिसाब से यह चंद्रमा
मन की गति के रूप में आप व्यक्ति के मन को फल प्रदान कर देगा। तो देखिए कितना अच्छा सूत्र हो गया। तो देखिए जब चंद्रमा की महादशा प्रारंभ होगी तो सबसे पहले अंतर्दशा आती है चंद्रमा की, और चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा सामान्यतः सामान्य रूप में बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाली है। और इस कालखंड में व्यक्ति विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का अर्जन करता है, विशेष रूप से संगीत और कला के क्षेत्र में प्रतिभा को अर्जित करता है। यदि चंद्रमा की दशा चल रही है और आप व्यक्ति से मिलेंगे, चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा, और उसका जरा सा भी संगीत की तरफ झुकाव है, तो आप यह देखेंगे कि वह संगीत गाना सुनता हुआ मिल सकता है। कला और संगीत मात्र शुक्र का क्षेत्र नहीं है, कला और संगीत चंद्रमा का भी क्षेत्र है। वही तो मन का अधिपति है, वही तो मन का रंजन करता है, और कला मन को रंगती है। यह जो हमारा ब्रेन है, इसमें दाहिना हिस्सा बायां हिस्सा, तो एक हिस्सा तो पूरा चंद्रमा का ही है जो कला जगत को समर्पित। इसलिए चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा व्यक्ति को विशेष रूप से काव्यात्मक बनाती है, कवि बनाती है, और विभिन्न प्रतिभाओं को प्रदान करती है। व्यक्ति स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा खेलेगा, अगर खेलने कूदने जाएगा, पता चला कि अगर वयस्क हो गया है तो बैडमिंटन ही खेलने चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। चंद्रमा की दशा हो, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस समय समाज में सम्मान बढ़ता है। 4 लोग उसके पास आ जाएंगे, और भाई चल रहे हो, सवेरे 5 बजे हम लोग मॉर्निंग में चलेंगे, ऐसा लोग उसको बोलते हैं। तो 4 लोगों से उसका कनेक्शन बढ़ता है, सामाजिक बनाता है चंद्रमा। यह काल एक प्रकार से सुखों में वृद्धि का है, और व्यक्ति को अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिलते हैं। यदि चंद्रमा किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में नहीं है, तो यह जान लीजिए कि अब जो है उनके घर में जो उनकी श्रीमती जी हैं, उनकी इच्छा के हिसाब से उनका भोजन बनाती है। ये एक विशेष बात है कि मतलब अब जो है आप डिमांड नहीं करते हो, आपके लिए आपकी मन चाही चीज बन जाती है। तो आप यह समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है, ऐसा विशेष ऐसे ही लक्षण है। इन्हीं लक्षणों से ही प्लैनेट्स को समझ सकते हैं बिना कुंडली देखे। चंद्रमा की दशा हो, चंद्रमा की अंतर्दशा भी आ जाए, तो उसी कालखंड में व्यक्ति के जीवन में धन वैभव सब बढ़ता है, कृषि व्यवसाय सब अच्छा होता है, और व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार का ऐसा कोई कष्ट नहीं होता जिससे कि वह दुखी हो। सामान्य रूप से यह सुखमय जीवन के संकेत के रूप में चंद्रमा की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा को समझा जाता है। जब चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी, तो फिर आएगा मंगल की अंतर्दशा। तो यह मंगल क्या करेगा? तो यह याद रखिए कि चंद्रमा की दशा हो और मंगल या तो 6ठे भाव में बैठा हो, या तो 12वें भाव में बैठा हो, या तो फिर चंद्रमा से 6ठे 8वें या 12वें में बैठता हो, तो फिर व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वह विपरीत बुद्धि का हो गया। अब उसका मन तो कह रहा था कि दोस्त से दोस्ती करते हैं, परंतु उसने तैस में गलत प्रकार के जोश में आके, आवेश में आके अपने ही मित्र से बातचीत करना बंद कर दिया। तो मन को कष्ट हुआ। तो चंद्रमा की दशा में मंगल की अंतर्दशा स्थान का नाश करती है, अर्थात व्यक्ति को स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, और धन का नाश करती है, रोगों में वृद्धि कर देती है। व्यक्ति को छोटे मोटे रोग भी पकड़ सकते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने ही भाइयों से क्लेश हो सकता है। कब? जब चंद्रमा और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब 6, 8, 12 में मंगल चंद्रमा से चला गया है और चंद्रमा में मंगल का समय आ गया, तो उस समय व्यक्ति का अपने भाइयों से कुछ क्लेश, कुछ मनमुटाव हो सकता है। परंतु ये याद रखिएगा कि चंद्रमा की दशा चल रही हो, मंगल की अंतर्दशा आ जाए और मंगल केंद्र में त्रिकोण में अच्छी स्थितियों में बैठा है, अच्छी राशि का बैठा है, तो यह फिर से व्यक्ति को और ऊर्जावान कर देगा। व्यक्ति और मेधावी हो जाएगा, ओजस्वी हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा, फुर्तीला हो जाएगा, साहसी हो जाएगा। अगली अंतर्दशा आती है राहु की, और राहु चंद्रमा की दशा हो, राहु की अंतर्दशा हो, ऐसे समय में आप यह समझ लीजिए
कि आपको पहले राहु की स्थिति को देखना है। क्या राहु छठे या 12वें भाव में तो नहीं है? क्या राहु 8वें या 12वें भाव में तो नहीं है? यदि राहु लग्न कुंडली से अथवा चंद्रमा से 8वें अथवा 12वें भाव में है और चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हो गई है, तो यह समझ लीजिए कि अब जो है यह राहु की दशा तनाव देने वाली आ गई। ऐसे समय में व्यक्ति को शत्रुओं का भय होता है, रोगों का भय होता है, भाइयों से भी अच्छी समाचार नहीं आते हैं, धन का क्षय होता है, क्लेश होता है और व्यक्ति सुखों से हीन हो जाता है, उसके सुख की कमी हो जाती है। विशेष रूप से चंद्रमा की दशा में राहु की अंतर्दशा भय और चिंता का समय है और यह तब घटित होगा जब चंद्रमा से अथवा लग्न से राहु 8वें अथवा 12वें भाव में बैठा। परंतु आपने चंद्रमा की दशा देखी, राहु की अंतर्दशा देखी और आपने पाया कि यह जो राहु है वह चंद्रमा से अथवा लग्न से, और यदि दोनों में है तो सबसे उत्तम, यह राहु केंद्र में बैठता हो, त्रिकोण में बैठता हो, तीसरे, छठवें और 11वें स्थान अर्थात उपचय के भाव में बैठता हो, तो फिर यह चंद्रमा की दशा में राहु की अंतर्दशा व्यक्ति को जीवन में क्लिक देती है। क्लिक मतलब जब आप कंप्यूटर पे जाते हैं, कोई विशेष चीज क्लिक कर देते हैं तो कोई नई चीज खुल जाती है, तो यह व्यक्ति के जीवन में कुछ नई सफलता भी प्रदान कर सकती है, कुछ नए चैप्टर्स ओपन कर सकती है जिसके बारे में व्यक्ति को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। ऐसा जीवन में कई बार होता है। लोग बोलते हैं अरे मैं तो वहां गया था, मुझे तो पता ही नहीं था और इतनी बड़ी चीज मिल गई। वो चीज क्या है वो नहीं कह सकते, वो तो अलग अलग जगह पे एनालिसिस होगी, मगर ये जो राहु में चंद्रमा है समटाइम्स यह कुछ नए चैप्टर्स को भी लाइफ में ओपन करती है। वह चैप्टर अच्छा लिखा जाएगा, बुरा लिखा जाएगा, इसकी कोई बात नहीं है। बस आपको यह समझना है कि वो अब उसमें राहु के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर किसकी क्या दृष्टि क्या है, वो एक एक कुंडली के अंदर जाओ, वो अनुभव से आएगा। मगर आपको यह समझना है कि इट इज ए टाइम फॉर द क्लिक। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर कुछ चीजें ऐसे क्लिक कर सकती है। व्यक्ति कुछ नया चीज शुरू कर दिया, कुछ नया स्टार्टअप चालू कर दिया, कुछ भी कर सकता है। वो सफल होगा, असफल होगा, वो शुभ होगा, वो अशुभ होगा, यह बात की बात। अब अगली जो अंतरदशा आती है वो आती है गुरु की। तो चंद्रमा की दशा चल रही थी और गुरु की अंतरदशा आ गई, तो आप यह समझ लीजिए कि इस कालखंड में व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, यानी कि उसको कुछ और ज्ञान मिल गया, उसको और कुछ विजडम आ गया। अब यह बड़ा समझदार हो गया। इसके पहले जो व्यक्ति बड़ा चंचल दिख रहा था वो थोड़ा गंभीर भी हो गया। उसको कुछ लोगों ने उसकी कमियां बता दी, उसको कुछ लोगों ने उसकी अच्छाइयां बता दी, उसको उसके कुछ पेच लोगों ने टाइट कर दिए और अब वह संतुलित व्यवहार वाला हो गया। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में वैभव की वृद्धि होती है, उसका नाम खूब फैलता है, वस्त्र आभूषण संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब देखिए क्लासिकल टेक्स्ट में तो यही सब बातें आती हैं, उनमें वस्त्र आभूषण इन्हीं टर्म में ही वो सुख को गिनते हैं। और जब गुरु का अंतर्दशा लगा हो और व्यक्ति किसी विशेष दिशा में यदि प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, तो उसको उस क्षेत्र में सफलता मिलने की बहुत अच्छी संभावना बन जाती है। व्यक्ति को व्यापार में भी सफलता मिलती है, कृषि कर्म में भी सफलता मिलती है। और एक प्रकार से ऐसा समय है कि जो चाहो वो पाओ। यदि किसी चीज के लिए तुम चाहते हो तो उसके लिए प्रयास करो, तो फिर भगवान जी आपको वह चीज आपके प्रयास के अनुरूप वह वस्तु प्रदान कर देते हैं। परंतु यह याद रखिएगा कि यह गुरु लग्न से अथवा चंद्रमा से छठे, 8वें, 12वें भाव में न पड़ता हो या नीच का न हो। यदि ऐसी स्थिति हो गई तो यह सारे शुभ फल स्थगित हो सकते हैं। छठे, 8वें, 12वें में बैठा हुआ ग्रह की अंतर्दशा लग गई या नीच के इस राशि में बैठे ग्रह की अंतर्दशा आ गई तो सभी शुभ फल स्थगित हो जाते हैं। व्यक्ति को मानसिक क्लेश मिल जाता है, दुख मिल जाता है, असफलता मिल जाती है। तो जो सफलता के रूप में कल्पना कर रहे थे वह असफलता के रूप में सामने आ गया। धन संपत्ति के लिए नाशकारक दशा भी साबित हो सकती है यह अंतर्दशा। कब? जब छठे, 8वें, 12वें अथवा नीच का ग्रह अर्थात नीच का गुरु हो तब। सभी स्थितियों में नहीं, सामान्य स्थितियों में अच्छा ही गिना जाएगा। चंद्रमा की दशा हो,
शनि देवता की अंतर्दशा आ जाए तो यह समझ लीजिए कि अब यह व्यक्ति के लिए तनाव का समय हो गया। ये व्यक्ति टेंस है। आप कई बार मिले होंगे किसी मित्र से, आपने आपके बारे में लोगों ने ऐसा विचार बताया होगा, क्या बात है आजकल बड़े दुबले हो गए हो, क्या बात है आजकल बड़े दुबले हो गए हो। यह जब लोग कहें तो समझ लीजिएगा कुंडली में कहीं चंद्रमा शनि का समय तो नहीं चल रहा है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद विचारा का करे, कहां तक दवा खिलाए। तो यह शनि चंद्रमा का समय किसी विशेष चिंता में व्यक्ति पड़ा हुआ है। यह चिंता कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि व्यर्थ की चिंता भी हो सकती है। कई बार लोग अपने ही मित्र पर शक करने लगते हैं कि वो मेरा मित्र जो है वो मुझे धोखा दे रहा है। अब वो मित्र को कह भी नहीं रहा है और अंदर अंदर घुटे जा रहा है। इस तरह के घटनाएं भी इस चंद्रमा शनि में घटित हो जाती हैं। तो फिर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि यह चंद्रमा में शनि का समय है। जब यह समय व्यतीत हो जाएगा तो अपने आप यह चंद्रमा देवता और शनि देवता के संबंध से तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब चंद्रमा की दशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, तो यह चेक करिए कुंडली में कि कहीं चंद्रमा से शनि दूसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में तो नहीं बैठा है। याद रखिएगा, दूसरे, छठे, आठवें और 12वें अर्थात चंद्रमा के आगे पीछे या चंद्रमा से बिल्कुल 7वें स्थान से आगे पीछे बैठा हुआ हो शनि और उसकी अंतर्दशा लग जाए तो ऐसे कालखंड में व्यक्ति को दुख मिलता है, वह सुखी नहीं होता है और व्यक्ति के जीवन में बहुत शुभ समाचार नहीं आते हैं। परंतु ऐसे समय में व्यक्ति के साथ एक बहुत अच्छी चीज होती है, वह तीर्थ यात्रा करता है। वह विभिन्न तीर्थों में जाता है। और तीर्थ में कब लोग जाते हैं? जब वह किसी चीज से भयग्रस्त होते हैं, आकांक्षा बांधे रहते हैं कि हे भगवान वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आर्त के रूप में या अर्थार्थी के रूप में वह तीर्थ स्थलों में जाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको वह चीज मिल जावे। तो यही बात कहलाती है तीर्थ में जाने के लिए। तो पुस्तकों में आता है कि व्यक्ति तीर्थ में जाता है। तो तीर्थ में क्यों जाता है? क्योंकि उसके मन में कुछ चल रहा है, वह कुछ पाना चाहता है और उसको लग रहा है कि क्या वह पाएगा नहीं पाएगा, उसको दुविधा उत्पन्न हो गई है। तो उसको प्राप्त करने के लिए वह जा रहा है तीर्थों में। चंद्रमा की दशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, तो ऐसे कालखंड में माता को कष्ट है। ये वही समय है जिसमें व्यक्ति दिन में एक समय खाया तो खाया या तो नहीं भी खाया। यहाँ पे फिर वही भोजन की बात आ गई, व्यक्ति का भोजन छूट जाता है, एक समय का भोजन हो जाता है। यही सब लक्षण है। ऐसे ही इसको समझना है गहराई से। व्यक्ति का मन दुखी है, अवसादग्रस्त है, डिप्रेशन, उदास है, उदासी से भरा है। गाना भी गाएगा, गाना गाएगा कौन सा? उदासी भरी है ये जीवन की राहें, इस प्रकार से वह गाना गाएगा। चंद्रमा की दशा हो, शनि की अंतर्दशा आ जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति को किसी शत्रु का भी भय होता है, भयग्रस्त है, व्यर्थ का भय लिए पड़ा है मगर भयग्रस्त है। इस समय में व्यक्ति के जीवन में विकास कार्य रुक जाते हैं, डेवलपमेंट के काम उसके नहीं हो रहे होते हैं, अटका हुआ सा रहता है, कहता है मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। यदि चंद्रमा से या लग्न से शनि दूसरे भाव में, 8वें भाव में या 7वें भाव में हो तो व्यक्ति को कोई विशेष शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। जैसे कि बोले कि उसके पैर में दर्द है, उसके पीठ में दर्द है, इस प्रकार की भी बातें हो सकती हैं। और यह विशेष कष्ट के लिए ही है, शारीरिक कष्ट की बात है। और जब व्यक्ति को विशेष शारीरिक कष्ट हो चंद्रमा की दशा में, शनि की अंतर्दशा में, तो व्यक्ति को अपने लिए कुछ अच्छे जाप मंत्रों का पाठ करना चाहिए, साथ ही साथ दान भी करना चाहिए। तो जप और दान की बात शास्त्रों में बताई गई है। तो यह जान लीजिए कि यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में, 8वें भाव में, 7वें भाव में शनि बैठा हो, उसका कालखंड आ जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति को मंत्र और मंत्रों का जाप करे, दान पुण्य करे, अच्छे कर्म करे। तो जब वह अच्छे कर्म करेगा तो यदि कोई आकस्मिक बाधा आई है तो वह शांत होकर के चली जाती है। देखिए, अच्छे कर्म करते रहने पर, भगवान का भजन करते रहने से यदि कोई बुरी बला आती भी है तो वह चली जाती, आती है मगर वह चली जाती। अगला जो अंतर्दशा आती है चंद्रमा की दशा में, वह है बुध की। और ऐसे समय में व्यक्ति को
उसकी माता से बहुत सपोर्ट मिलता है। यदि व्यक्ति है जिसके ऊपर चंद्रमा की दशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है और अगर उनकी माता जी भी हैं, तो ऐसे समय में वह माता बहुत सपोर्ट करती है। चंद्रमा की दशा में बुध की अंतर्दशा जब हो जाए तो व्यक्ति को विद्वान लोगों से मित्रता उसकी हो जाती है। कौन से विद्वान लोग? तो जैसे कोई टीचर होगा, उनसे दोस्ती हो जाएगी, कोई वकील होंगे, उनसे दोस्ती हो जाएगी, कोई सीए होंगे, उनसे दोस्ती हो जाएगी। यह जो विद्वान है अपने अपने क्षेत्र के, उनसे व्यक्ति की अच्छी दोस्ती हो जाती है। चंद्रमा की दशा में बुध की अंतर्दशा व्यक्ति को हर प्रकार का सुख संपन्नता देती है। पुस्तकों और ग्रंथों में आता है कि व्यक्ति को वस्त्र और आभूषण मिलते हैं। वस्त्र और आभूषण का सेंस ये है कि व्यक्ति इस समय सुखी है, संपन्न है। परंतु चंद्रमा से छठे, 8वें, 12वें भाव में या नीच का हो, चाहे वह चंद्रमा से हो चाहे वह लग्न से हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दुख मिलता है, उसको असफलता मिलती है, उसके धन का कुछ हानि हो सकती है, ऐसा संकेत मिलता है। और ऐसे विपरीत समय में व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक आने वाले कष्ट, दुख, दारिद्र्य से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अगली दशा जो है, अगली अंतर्दशा जो है, वो आती है केतु की। बुध के बाद केतु आया। केतु के समय में होता यह है कि व्यक्ति के जीवन साथी को कोई रोग लग सकता है, ये बड़ा विशेष है। ऐसे समय में व्यक्ति के पराक्रम की परीक्षा हो जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति अपने बाहुबल की वृद्धि करता है, परंतु कुछ मात्रा में उसके धन का नाश होता है और यह एक प्रकार से तीव्र तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर देती है। यह याद रखिए कि चंद्रमा से या लग्न से, यदि दोनों से है तो सबसे अच्छी बात है। यदि केतु केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या तीसरे भाव में हो, तो यह केतु की अंतर्दशा व्यक्ति को बड़ी शुभ फल प्रदान करने वाली हो जाती है। पराक्रमी हो जाता है व्यक्ति और अपने विशेष कार्य को करता है। अगली अंतर्दशा चंद्रमा की दशा में आती है शुक्र की, और शुक्र एक तरफ माता लक्ष्मी आ गई और पहले से माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिल रहा था, तो माता पार्वती और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद जिस पर मिल रहा हो उसके क्या कहने। तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे समय में व्यक्ति को स्त्रियों से धन लाभ मिलता है, अर्थात पत्नी, माता, बहन सब लोग व्यक्ति को मदद करते हैं, धन देते हैं। व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, उसको अब हर प्रकार का सुख मिला है, अच्छा खाना खा रहा है, पी रहा है, प्रसन्न है। व्यक्ति के जीवन में धन और संपदा की वृद्धि होती है। जलीय वस्तुओं की वृद्धि की भी बात कही गई है, क्योंकि दोनों ग्रह जल से जुड़े हुए हैं। आप यह समझिए कि विशेष रूप से व्यक्ति के जीवन में धन संपदा बढ़ रही है और यदि वह कृषि के कार्य में है तो उसकी फसल लहलहा रही है, व्यापार दिन ब दिन उन्नति कर रहा है। व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ भी होता है और धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है जब शुक्र की अंतर्दशा चल रही होती है तब। अगला जो अंतर्दशा आती है वो आती है सूर्य की। सूर्य यदि चंद्रमा की दशा हो, सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति को राजा से, अर्थात आज के कालखंड में आप समझिए कि सरकारी विभाग में लोगों से अच्छे सहयोग व्यक्ति को मिल जाते हैं, हेल्प मिल जाती है, मदद मिल जाती है। व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति होती है, अर्थात जिस चीज को पाना चाहता था बहुत दिन से, तो वह चीज उसको मिल सकती है। ऐसे समय में यदि कोई पुराना रोग था तो उसका इलाज भी हो जाता है। देखिए, रोग होने के लिए सब बताते हैं, मगर इन्हीं पुस्तकों में बताया है रोग का इलाज कब हो रहा है। तो जो रोग चंद्रमा की दशा में मंगल या शनि या राहु या केतु के समय व्यक्ति को मिल गया था, पकड़ लिया था, हो सकता है जैसे ही चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा आई तो वह सारे रोग छूट जावें। चंद्रमा की दशा में सूर्य की अंतर्दशा विशेष रूप से व्यक्ति को आत्मज्ञान देती है, गंभीर बनाती है, फोकस्ड बनाती है और व्यक्ति किसी एक विशेष कार्य में सफल भी होता है। परंतु वही 8वें 12वें का नियम याद रखना है कि यदि सूर्य 8वें भाव में या 12वें भाव में हो, लग्न से अथवा चंद्रमा से, तो ऐसे कालखंड में व्यक्ति को राजा का भय होता है। राजा का भय अब आज के कालखंड में कैसे रहेगा? तो हो सकता है व्यक्ति को कोई इनकम टैक्स की नोटिस आ जावे, कुछ सरकारी मामले ऐसे हो जाएं, वो गाड़ी चला रहा था, उसने बेल्ट नहीं बांधा था तो भैया उसका चालान कट गया।
इस प्रकार से भी कोई बाधा आ सकती है। इसलिए जब भी कुंडली में 8वें भाव में या 12वें भाव में सूर्य हो और उसकी अंतर्दशा आए तो बी केयरफुल, आप अपने कंप्लायंसेस को चेक करिए। जातका भरण महादशाओं पर एक बहुत अच्छी पुस्तक है, इसका भी महादशा का अध्याय मुझे बहुत पसंद आता है। इसमें प्रत्येक राशि के अनुरूप ग्रह का फल बताया गया है। जब चंद्रमा मेष राशि का हो और चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन साथी का सुख उत्तम मिलता है। ऐसे में व्यक्ति को घर से दूर विदेश में व्यापार या नौकरी करने का भी संकेत मिलता है। व्यक्ति को अपने संतान से सुख की प्राप्ति होती है और ऐसे समय में व्यक्ति थोड़ा खर्चीला हो जाता है, आवेश में भी आ जाता है। व्यक्ति को इस समय सर दर्द की भी समस्या हो सकती है और व्यक्ति को कई बार अपने ही लोगों का विरोध सहना पड़ता है। एक मैं अपने अनुभव की बात बताऊं कि जब आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा मेष राशि का है और ठंड का समय हो तो खास तौर पर उन दिनों में, जिन दिनों में चंद्रमा मेष राशि से ही गुजर रहा है, तो आप अपने शरीर की रक्षा करें, क्योंकि आपको ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी बीमारी जो ठंड से पकड़ लेती है, जैसे कि साइनस की बीमारी है, सर के अंदर कई बार ठंडक से सर दर्द शुरू हो जाता है, हवा लग जाती है, तो यह संवेदनशील हो जाता है शरीर आपका, इसका भी संकेत मिलता है। तो जिन जिन दिनों चंद्रमा मेष राशि से गुजरे उन दिनों सर पर टोपी बांध के रखिए, यह बहुत आवश्यक है। यदि कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में तो आपको हमेशा टोपी बांध के रखना ही चाहिए, विशेष रूप से ठंडी के दिनों में। यह मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जिस दिन चंद्रमा मेष राशि से गोचर में गुजरेगा उस दिन आपको विशेष रूप से ठंड लग जाती, अथवा लग्न से गुजरेगा तब भी। तो चंद्रमा की दशा ही चल रही है, चंद्रमा मेष राशि में है, तो फिर वह कितना कमाल करेगा। और ऐसी घटनाओं को जब आप देखेंगे जीवन में होते हुए, तभी तो इस ज्योतिष पे खूब भरोसा करेंगे आप। चंद्रमा है वृष राशि का और उसकी महादशा लग गई, तो यह कब होगा? यह हमेशा आपके बचपन में ही होगा, विंशोत्तरी से। अन्य दशाओं से अलग हो गया, मगर विंशोत्तरी से तो आपके बचपन में ही आएगा। रोहिणी नक्षत्र है वहां पर, क्योंकि वृष राशि में चंद्रमा की दशा आने का अर्थ है कि चंद्रमा 23 अंश 20 कला के आगे नहीं गया है, वह 0 अंश से 23 अंश के मध्य में ही है। तो पहले 10 अंश में रहेगा तो कृतिका की दशा लगी, जिसमें से इसकी सूर्य की दशा हो गई, तो सूर्य 5 साल समझ लीजिए लगभग समय देगा, और उसके बाद के 10 साल चंद्रमा के। तो क्या हो गया कि वृष राशि में आपका चंद्रमा हो और चंद्रमा की दशा लग जाए तो यह समझ लीजिए कि यह तो 15-16 साल तक के ही दशा संपन्न हो जाएगी। तो ऐसे समय में होता क्या है कि व्यक्ति को पुश्तैनी संपत्ति मिलती है, माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, माता पिता अपने जीवन के संचित धन को बच्चे को दे देते हैं। कभी होगा जब चंद्रमा की दशा चल रही हो और चंद्रमा वृष राशि में बैठा हो, अर्थात यह बच्चा माँ बाप का लाडला भी है। ऐसे समय में व्यक्ति को हर प्रकार का सुख है, गाड़ी, वाहन, पालतू जीव, आभूषण, वस्त्र, हर प्रकार के जो सुख मिलने चाहिए आज के जीवन में, आधुनिक जीवन में, वह सब व्यक्ति को मिल रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति को उसके माता पिता, विशेष रूप से माता, खूब प्यार करती हैं और खूब उसको सराहती हैं, खूब उसको मोटिवेट करके रखती हैं। परंतु यदि यह चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि लग जाए तो इसका अर्थ यह भी है कि माता को कोई विशेष कष्ट भी हो सकता है। चंद्रमा बैठा है मिथुन राशि में और चंद्रमा की दशा आ जाए तो अब चंद्रमा की दशा बहुत विलंब से आएगी। तो जब मिथुन राशि का चंद्रमा हो और चंद्रमा की दशा अगर आ जाए तो कब आएगी? कौन सी दशा आएगी? वो हस्त वाली आएगी। तो ये जान लीजिए कि ऐसे कालखंड में व्यक्ति के लिए जो ग्रंथकार कहते हैं कि व्यक्ति के कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति की वृद्धि होती है। तो जब वह महादशा आ जाएगी तो आपके अंदर तर्क करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। बुध और चंद्रमा के प्रभाव के सभी संयोग प्राप्त होंगे। परंतु आपको मैं बता दूं कि जब आप विंशोत्तरी दशा में पढ़ रहे हैं, आप वो अन्य दशाओं में भी प्रयोग कर सकते हैं किसी भी, क्योंकि ये एक रैशनल थॉट प्रोसेस है दो ग्रहों के समय के मिलने का। तो आप इन फलों को दूसरी महादशाओं के आधार पर भी प्रयोग कर सकते हैं। जो फल है, तो चंद्रमा की दशा हो बुध
की राशि अर्थात मिथुन राशि में चंद्रमा बैठा हो तो यह व्यक्ति के अंदर तर्क वितर्क करने की शक्ति को बढ़ा देता है। व्यक्ति के मन में विद्वानों के प्रति, देवताओं के प्रति श्रद्धा की भावना बढ़ जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति वैभव की प्राप्ति करता है, व्यक्ति सुखी होता है और अपने धन का उपयोग करता है, अपने धन का उपभोग भी करता है। ऐसे समय में कई बार व्यक्ति का स्थान परिवर्तन हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको जाना पड़ सकता है। बुध अर्थात मिथुन राशि का चंद्रमा हो और चंद्रमा की दशा लगी हुई हो तो ऐसे समय में व्यक्ति को लेखन से विशेष लाभ मिलता है। कर्क राशि का चंद्रमा हो और चंद्रमा की दशा लग जाए तो ऐसी दशा प्राप्त होने पर व्यक्ति सुखों से युक्त हो जाता है, उसको हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। धन, संपत्ति, कृषि और व्यवसाय में वृद्धि हो जाती है। ध्यान की उच्चतम अवस्था के लिए भी यह संकेतक है और ऐसे में व्यक्ति को अच्छी सफलता ध्यान के क्षेत्र में मिल जाती है। आप ऐसा समझिए कि यह व्यक्ति सिद्ध हो गया, उसको कोई सिद्धि मिल गई। और इस कालखंड में व्यक्ति को शरीर में वह रोग जो कि नमी के कारण उत्पन्न होते हैं, त्वचा के रोग होते हैं, वह रोग पकड़ सकते हैं। तो व्यक्ति को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, स्वच्छता का ख्याल करना चाहिए। सिंह राशि का चंद्रमा हो और चंद्रमा की दशा आ जाए तो यह दशा व्यक्ति के जीवन में धन, पद की प्राप्ति प्रदान करती है। व्यक्ति धन को प्राप्त करता है, पद को प्राप्त करता है, परंतु ऐसे समय में व्यक्ति अपने शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी कमी का एहसास करता है। व्यक्ति को मान सम्मान तो मिलता है परंतु वह शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर पाता है। क्यों? क्योंकि चंद्र कुंडली से अगर आप देखेंगे तो द्वादश भाव का स्वामी लगन में आ गया, और द्वादश भाव का स्वामी जब लगन में आ गया तो ये वो लोग हैं जो कि कार्य करने के लिए डटे पड़े हैं और भूल गए हैं कि उनको खाना भी खाना है। ये वो लोग हैं कि काम करने में ऐसे मशगूल हो गए हैं कि इनको यह भी नहीं पता है कि खाना भी खाया जाता है समय पर। तो स्वास्थ्य पे असर आएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, यह एक लक्षण है। तो देखिए, विचार करिए, आपको ऐसे कितने लोग मिले हैं। कन्या राशि का चंद्रमा हो और चंद्रमा की दशा लग जाए तब क्या होगा? तो यह विदेश में यात्रा करने को मिलता है। व्यक्ति के दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। व्यक्ति अल्प मात्रा में संपत्ति का अर्जन भी करता है और व्यक्ति सूक्ष्म विवरण पर ध्यान देता है, छोटी छोटी बातों की अच्छी सी एनालिसिस कर लेता है। ऐसा व्यक्ति कला और शिल्प के क्षेत्र में कार्य करता है और वहां पे अच्छी सफलता को प्राप्त करता है। यह याद रखिएगा कि जब कन्या राशि में है और चंद्रमा की दशा लग गई है तो ये जान लीजिए कि यह भी वही वृष राशि वाली स्थिति हो गई और यहाँ पर भी 16-17 साल कंप्लीट होते होते चंद्रमा की दशा संपन्न हो जाए। तुला राशि, यदि तुला राशि का चंद्रमा हो कुंडली में और चंद्रमा की दशा लग जाए, यदि चंद्रमा अशुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति का मन अस्थिर कर देता है, मन से अस्थिर हो गया है। ऐसे समय में व्यक्ति को जीवन साथी से द्वेष या क्लेश होता है। अब द्वेष या क्लेश का कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब आप खुद ही 100 साल के नजदीक होंगे तो आपके जीवन साथी है या नहीं है, यह तो पहले विचार करना पड़ेगा। यदि है तो फिर द्वेष और क्लेश की क्या कहा जाए, मतलब फिर जीवन साथी को कोई विशेष शारीरिक मानसिक कष्ट है ऐसा समझा जाए। ऐसे समय में व्यक्ति को विवाद से बचना चाहिए, इसका अन्य लोगों से व्यर्थ के विवाद हो जाते हैं, उत्साहहीन हो जाता है, धन की हानि होती है, शक्ति की हानि होती है। परंतु तुला राशि का चंद्रमा हो और चंद्रमा शुभ प्रभाव में हो तो ऐसे समय में व्यक्ति को व्यापार का लाभ मिलता है, जीवन साथी से प्रेम की भावना भी बढ़ती है और व्यक्ति कविताओं में रुचि लेता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा हो और चंद्रमा की दशा आ जाए तो दुर्बलता के लक्षण दिखते हैं, व्यक्ति थोड़ा दुर्बल हो जाएगा, कमजोरी का अनुभव करता है, व्यक्ति अंदर से कमजोर हो रहा है। चेक करिए, कहीं प्लेटलेट तो उसका काम नहीं हो रहा है, क्या पता। डॉक्टर से बात करिए, जो आपके चिकित्सक हैं उनसे अवश्य बात करें अगर कमजोरी महसूस हो रही है तो। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने ही रिश्तेदारों से विरोध का सामना करना पड़ता है, मतलब छोटी छोटी बात पे सब लोग आगे काटेंगे उनकी बात को। व्यक्ति ने कहा कि हाँ भाई आज तो मौसम बहुत अच्छा है, तो 4 लोग आगे कह देंगे कहाँ अच्छा है। कई बार व्यक्ति के सम्मान की हानि भी होती है, व्यक्ति अंदर से ऐसा महसूस करता है कि उसके सम्मान का कोई वैल्यू नहीं रह गई। व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की चिंताएं और परेशानियां घेरे रहती हैं और यह दशा व्यक्ति के मन में भय का संचार करती है। व्यक्ति मन में डरा रहता है, अंदर ही अंदर उसको कोई भय पकड़े हुए है।
विशेष रूप से यदि वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो और प्रारंभ के 3 अंश में हो और चंद्रमा की दशा आ जाए, तब आप विशेष रूप से उसे थोड़ा सा कठिन समझ सकते हैं। अन्यथा 3 अंश पार कर जाने के बाद फिर वो आरोही क्रम के भी नियम लग जाते हैं। तो डे बाय डे चंद्रमा की दशा में व्यक्ति के जीवन में सुधार होगा और वह अपने अंदर विश्वास को प्राप्त करता चला जाएगा। जो उसने अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया था, वो कॉन्फिडेंस वो गेन करता चला जाएगा। धनु राशि का चंद्रमा हो और चंद्रमा की दशा आ जाए, यह तो आ सकती है, तो इस दशा में व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। धनु राशि का चंद्रमा 8वें भाव का अधिपति हो गया, परंतु ग्रंथकार कहते हैं कि सुख की प्राप्ति होगी। एक बात और कह देते हैं, सुख की तो प्राप्ति होगी मगर पूर्व में संचित धन की हानि हो सकती है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाकर के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। याद रखिए कि 8वें भाव का अधिपति का समय चल रहा हो या 8वें भाव से संबंधित ग्रह का समय चल रहा हो, तो कई बार व्यक्ति को अपना घर छोड़ करके दूर जब चला जाता है तो वह संतुलित जीवन जी पाता है। ऐसा कई बार देखने को मिला है। जीवन में कई बार विचित्र और आकस्मिक कष्ट आने की संभावना बनी रहती है, पर याद रखिए कि चंद्रमा धनु राशि में हो और चंद्रमा की दशा आ जाए और व्यक्ति सत्संगी है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र की दशा लगेगी। यदि व्यक्ति सत्संगी है तो एक व्यक्ति को बहुत ही ऊंचे आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त हो सकते हैं। मकर राशि का चंद्रमा हो कुंडली में और चंद्रमा की दशा आ जाए, तो यह तो आ ही जाएगी। तो यह समय व्यक्ति के जीवन में सुख प्रदायक है, धन की वृद्धि होती है, व्यक्ति को यात्रा के फल मिलते हैं, शरीर में कुछ कमजोरी भी हो सकती है। कुंभ राशि का चंद्रमा हो और चंद्रमा की दशा आ जाए तो फिर व्यक्ति को पेट से संबंधित कोई विकार हो सकता है, उसका पेट कुछ गड़बड़ हो सकता है। व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के व्यसन का शिकार हो सकता है, जैसे कि सिगरेट पीना, इस प्रकार का कोई उसे व्यसन पकड़ सकता है और वह व्यसन व्यक्ति को शारीरिक कष्ट दे देगा। कब? जब चंद्रमा कुंभ राशि का हो और चंद्रमा की दशा आ जाए। और यदि कुंभ राशि में कुंभ नवमांश का ही चंद्रमा हो तो व्यक्ति किसी बहुत ही विशेष कष्ट से पीड़ित है। चंद्रमा आपने पाया मीन राशि में और चंद्रमा की दशा लग गई तो फिर ऐसे में व्यक्ति को जल से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं से खूब लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से भी कुछ फायदा हो सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति को हर प्रकार का सुख संपत्ति मिलती है और शत्रुओं का अंत हो जाता है और व्यक्ति को खूब यश की प्राप्ति होती है। इसको खूब लोग मानते हैं, प्यार करते हैं, इसको बड़ी इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। एक पुस्तक में ऐसा भी आया था कि यदि चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो तो कई बार ऐसे लोगों को जब चंद्रमा की दशा आ जाएगी तो उस समय कई बार लोगों को किसी अनैतिक कर्म से भी फायदा मिल जाता है। तो अनैतिक कर्म करना तो अच्छी बात नहीं है, परंतु ऐसे लोग संकेत मिलता है कि फिर यदि आप किसी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं और आपने पाया कि 6ठे भाव और 12वें भाव का चंद्रमा है और ऐसे में व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा की दशा लग गई है तो उसको सावधान रहिए और किसी अनैतिक कर्म से पैसा कमाने का चेष्टा कर सकता है, तो बी केयरफुल। यदि चंद्रमा दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो या कुंडली में 8वें भाव या 12वें भाव के अधिपति के साथ संयुक्त हो या उनसे दृष्ट हो तो ऐसे समय में व्यक्ति के शरीर में एक जड़ता आ जाती, बहुत विशेष शरीर का कष्ट हो सकता है। वो कहेगा मेरे हाथ नहीं हिल रहा, मेरे पैर नहीं हिल रहा है, एक प्रकार की जड़ता आ जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदायी मंत्रों का जाप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए और भगवत भजन करना चाहिए। अब जब आप वीडियो के इस हिस्से तक आए हैं तो मैं समझता हूं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं जो कि सामान्य रूप से पुस्तकों में नहीं मिलती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, विंशोत्तरी दशा जब आप देखते हैं तो विंशोत्तरी दशा, मैंने आपको बोला मेरे नक्षत्रों के वीडियो को देखिएगा, उसमें कई चीजें भरी हुई हैं। तो चंद्रमा की दशा जो मिलती है वह 3 नक्षत्रों से मिलती है। पहला नक्षत्र है रोहिणी, दूसरा नक्षत्र है हस्त और तीसरा नक्षत्र है श्रवण, जिसमें से श्रवण रोहिणी शुभ है और हस्त मेहनत मांगता है। हस्त मेहनत मांगता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, आपको कुंडली खुली और आपने देखा कि चंद्रमा यदि मकर राशि में 23 अंश के आगे, 24 अंश के आगे दिख रहा है और वृष राशि में 23 अंश तक है, आपको देखना है
कि चंद्रमा मकर राशि में 24 अंश के आगे हो और वृष राशि में 24 अंश तक के मध्य में हो, तो यह जब चंद्रमा की दशा लगी हुई दिखेगी तो यह जान लीजिए यह रोहिणी नक्षत्र की दशा। और रोहिणी में व्यक्ति के जीवन में खूब उत्थान होता है, खूब रजस के कार्य होते हैं, खूब निर्माण होता है। फिर आपने देखा कि चंद्रमा वृष राशि में 24 अंश से लेकर के कन्या राशि में 24 अंश के मध्य में है। ऐसे राशिमान पर यदि चंद्रमा पड़ा हो तो आप ये जान लीजिए कि चंद्रमा की जो दशा आई है विंशोत्तरी क्रम से, यह हस्त नक्षत्र वाली है। यह मोटिवेट करती है कार्य करने को, यह काम करने को मोटिवेट करती है, मेहनत करवाती है, प्रेरणा देती है, तब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है और धन का अर्जन करता है। फिर कन्या राशि जब में 24 अंश जब आप पार कर गए, चंद्रमा का आपने देखा, कुंडली खोली और आपने देखा कि चंद्रमा कन्या राशि में 24 अंश के आगे है और मकर राशि में 24 अंश से पहले है और जीवन में चंद्रमा की दशा लगी हुई दिख गई, तो इसका अर्थ है कि यह दशा श्रवण नक्षत्र की आ गई। और यह जो श्रवण नक्षत्र की दशा आई है, यह दशा व्यक्ति को सिखाने वाली है, लर्निंग वाली है, खूब बड़े बड़े उपदेश मिलने वाले हैं, अच्छे अच्छे सत्संग मिलने वाले हैं। और यह दशा भी विशेष रूप से व्यक्ति के जीवन में शुभता ही देती है। और यह श्रवण नक्षत्र की दशा है, तो इसके लिए श्रवण नक्षत्र के ऊपर जो मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इन दिनों 10 साल में आपको वही चीजें देखने को ज्यादा मिलेंगी। तो आपको मैं जो ये महादशा ग्रहों का बता रहा हूं, 7 नक्षत्रों के साथ जोड़ दे रहा हूं। अब जो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, उन नक्षत्रों के जो वीडियोस हैं उनको आप चेक कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे चंद्रमा की दशा चल रही है और आप जो है आपकी कुंडली में चंद्रमा मान लीजिए कि मीन राशि का है, तो अब आपके ऊपर अगर चंद्रमा की दशा आ गई है तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर ये जो चंद्रमा की दशा आई है वो रोहिणी वाली है। तो रोहिणी खूब निर्माणकारी कार्य करवाएगी, रजस से भरी हुई है। इस प्रकार से आपको ऐसे समझना है। तो आज मैंने एक छोटा सा प्रयास किया आपको चंद्रमा की दशा का ज्ञान कराने का। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।